आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग, 17 की मौत, 36 लोगों का इलाज जारी। सीएम नायडू घटनास्थल पर पहुंचकर करेंगे दौरा, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार संदीप घोष पर हलफनामा देगी। मानस कुमार अस्पताल के लिए प्रिंसिपल। बदलापुर केस की आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। सफाई कर्मी ने स्कूल में 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था। राहुल और खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरा, विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीनगर में करेंगे बैठक। जम्मू में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। हिंडनबर्ग पोर्ट पर आज कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडाड़ी मामले की जेपीसी जांच की मांग। केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी। राज्य में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में हुआ विस्फोट। हादसे में लगभग 16 लोगों की हुई मौत। अनकापल्ली की एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट। पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को 50,000 का प्रधानमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में हुआ विस्फोट। हादसे में लगभग 16 लोगों की हुई मौत। अनकापल्ली की एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में हुआ विस्फोट। विस्फोट होने से करीब 16 लोगों के मौत की खबर आ रही है सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में हुए घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 का प्रधानमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में विस्फोट। हादसे में लगभग 16 लोगों की हुई मौत। अनकापल्ली की एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट। विस्फोट होने से करीब 16 लोगों के मौत की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को 50,000 का प्रधानमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। तो खबर आपको बता दें, जहां पर आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में हुआ विस्फोट। विस्फोट में करीब 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में करीब 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अनकापल्ली की एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में हुआ विस्फोट, जिससे करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट होने से करीब 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही इस घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख, साथ ही मुआवजे का भी किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में हुआ विस्फोट। हादसे में लगभग 16 लोगों की हुई मौत। अनकापल्ली की एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में हुआ विस्फोट। विस्फोट होने से करीब 16 लोगों के मौत की खबर आ रही है सामने। पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में हुआ विस्फोट।
हादसे में लगभग 16 लोगों की हुई मौत। विस्फोट होने से 16 लोगों की मौत की खबर। पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान। बता दें कि आंध्र प्रदेश में विस्फोट होने से 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इस घटना पर दुख भी जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो फार्मा कंपनी में विस्फोट से 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? प्रदेश के अनकापल्ली की एक फार्मा कंपनी में विस्फोट होने की खबर है और ये विस्फोट फार्मा कंपनी के रिएक्टर में हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे और कंपनी के वर्कर्स के कामों के दौरान ही ये रिएक्टर में विस्फोट हुआ। इसमें करीब 100 लोगों की घायल होने की खबर अब तक बताई जा रही है। उसमें कहा गया कि 16 लोगों की मौत हो गई है, उसमें करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने इस दुखद घटना पर दुख जताया है और कहा है कि जो वहां के मृतकों के परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जो घायल हैं उनको 50,000 का मुआवजा मिलेगा। तो इसके साथ ही बता दें कि बताया जा रहा है कि रिएक्टर स्टेट की घटना के बाद राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि आगे अभी कुछ गंभीर घायल हैं, उनके स्वास्थ्य अभी चिंताजनक बना हुआ है, तो ये मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अवंतिका, बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लेके मुआवजे का ऐलान किया है, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो फिलहाल राज्य सरकार की ओर से अभी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? राज्य सरकार वहां पर बचाव राहत कार्य में लगी हुई है। फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में पीड़ित परिवारों को चिन्हित करने और उनके परिवारों के अभी साथ खड़ी हुई है और सरकार वहां प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी वहां पर इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक ऐलान करने की खबर नहीं आई। शायद कुछ ही समय में प्रदेश सरकार भी घोषणा करेगी और मुझे लगता है कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार सक्रिय रहते हैं, सामाजिक हित में भी बात करते हैं, तो उम्मीद है कि वहां पर भी जल्द ही घोषणा उस मुआवजे की जाएगी जो पीड़ित परिवारों को दरकार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के एक फार्मा कंपनी में विस्फोट हुआ। फार्मा कंपनी में रिएक्टर में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते करीब 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कहीं ना कहीं मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, जहां पर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। और मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और साथ ही घायलों का इलाज लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट हुआ है, जिससे करीब 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इस हादसे का संज्ञान केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की जो मुआवजा राशि है वो दी जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां हिंडनबर्ग मामले पर आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने ईडी ऑफिस घेरने का किया है प्लान। देश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। कांग्रेस का हिंडन रिपोर्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन। तो हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने ईडी ऑफिस घेरने का किया प्लान। कांग्रेस ने ईडी ऑफिस घेरने का किया प्लान। कांग्रेस का हिडन रिपोर्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस का हिडन रिपोर्ट को लेकर के बड़ा प्रदर्शन। एसईबीआई की माधवीपुरी बुच को हटाने की करेगी मांग। अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की गठन की करेगी मांग। तो हिंडनबर्ग मामले पर आज कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने ईडी ऑफिस घेरने का किया प्लान। देश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। देश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। एसईबीआई की माधवीपुरी बुच को हटाने की कांग्रेस करेगी मांग। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस ईडी ऑफिस घेरने का किया प्लान। कांग्रेस ने ईडी ऑफिस घेरने का किया प्लान। देश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। कांग्रेस का हिंडन रिपोर्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस का हिंडन रिपोर्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन। एसईबीआई की माधवीपुरी बुच को हटाने की करेगी मांग। अडानी महाघोटाले पर भी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। हिंडनबर्ग मामले पर आज कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने ईडी ऑफिस घेरने का किया प्लान। देश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। कांग्रेस का हिंडन रिपोर्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन। देश के हर जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस आज हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कर रही है। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी? कांग्रेस पार्टी उस दिन से ही मोदी सरकार को घेरने में लगी है जिस दिन से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर खुलासा किया गया था, और कांग्रेस ने अडानी पर किए गए हिंडनबर्ग के खुलासे को महा अडानी घोटाला नाम दिया था। आज कांग्रेस पार्टी उसी महा घोटाले को लेकर जोरदार देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, और इस प्रदर्शन में कांग्रेस की योजना है कि सबसे पहले दिल्ली और प्रदेश मुख्यालयों पर कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा ईडी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर ईडी के खिलाफ जांच एजेंसी का जो पारदर्शिता है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस ने अडानी को लेकर महा अडानी घोटाला नाम दिया है। उस घोटाले को लेकर भी वो लगातार जोर शोर से मांग करेंगे केंद्र सरकार इसकी ईडी से जांच कराए। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार से ये भी मांग करेगी जो सीबी की प्रमुख है माधवीपुरी को, उनको भी हटाने की मांग कर दे कि उनको उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। लगातार इस तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने शेयर्स में किया है, बाकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है।
वो अपने पद पर बैठ के अपने और अपने पति के लिए फायदा पहुंचाती रही हैं। इस तरह के सारे आरोप कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करती रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस एक बार से एनडीए सरकार को घेरती नजर आएगी और लगातार माधवी पुरी को और महाअडानी घोटाले को लेकर जांच की मांग करेगी, साथ ही ईडी के कार्यालय का घेराव भी करेगी। अवंतिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस हिंडन रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। ईडी ऑफिस का घेराव करेगी और साथ ही हर जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। तो वहीं दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर जेपीसी की पहली बैठक आज वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। जेपीसी में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद हुए शामिल। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति की गठन। जेपीसी की लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद होंगे शामिल। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति गठित। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले जेपीसी को रिपोर्ट देनी है। दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में सुबह 11 बजे होगी बैठक। तो वक्फ कानून में संशोधन पर जेपीसी की पहली बैठक आज। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति गठित। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति गठित। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले जेपीसी को रिपोर्ट देनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जेपीसी की बैठक की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी? वक्फ विधेयक 2024 संशोधन को लेकर जेपीसी की आज एनेक्सी में संसद भवन के अंदर 11 बजे बैठक होने वाली। इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एनडीए सरकार वक्फ विधेयक संशोधन बिल 2024 को सीधे पास कराना चाहती थी लोकसभा के अंदर, लेकिन विपक्ष ने वहां पर शोर शराबा और हंगामा किया था। इसके बाद एनडीए को बैक फुट पर जाते हुए विपक्ष की बात को मानते हुए वक्फ विधेयक बिल को लगातार मांग को स्वीकार की विपक्ष के, और साथ ही साथ उसको जेपीसी को सौंपने की मांग भी विपक्ष की मानी। आज उसी को लेकर बैठक है। लगातार विपक्ष कह रहा था इसमें चर्चा होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। जिस तरह का विधेयक पास किया जा रहा है उस तरह का विधेयक पास नहीं होना चाहिए। तो जो आज जेपीसी की बैठक अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी, उस दौरान विपक्ष के सांसदों की तरफ से वो आपत्ति जताई जाएगी जो उसमें खामियां वो देखते हैं। विपक्ष सांसद लगातार बता रहे थे कि इसमें उस तरह की खामियों को शामिल किया गया है जिससे वक्फ बिल और अल्पसंख्यकों को खासकर नुकसान होगा। तो आज जब जेपीसी की बैठक होगी तो ये देखना अहम बात होगी कि जेपीसी शांति में बैठक होती है या फिर वहां पर भी हंगामा होता है, या फिर सत्ता पक्ष के सांसद और विरोध और विपक्ष के सांसदों के बीच में जोरदार बहस होती है और बेनतीजा जेपीसी की बैठक खत्म हो जाएगी। इस पर नजर रखनी होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि जेपीसी की बैठक में उन सभी चीजों की खामियों को दूर किया जाए जो खामियां इस विधेयक में है। क्या जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष के सांसद और अध्यक्ष की तरफ से वो खामियों को बदलने की स्वीकृति होगी? तो ये देखने वाली बात होगी। अवंतिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की पहली बैठक होनी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई आज। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट।
सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया था आज का समय। सीबीआई कोर्ट को बताएगी 9 दिन में जांच का क्या है स्टेटस। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया था आज का समय। सीबीआई कोर्ट को बताएगी 9 दिन में जांच का क्या है स्टेटस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई होनी है, जहां पर सीबीआई भी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। क्या कुछ अधिक जानकारी इस मामले पर? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश उस समय दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस समय सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था कि जब 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको इसकी जांच सौंपी थी, अब तक उस जांच में सीबीआई ने क्या किया है, किस किस को गिरफ्तार किया है, किस किस से वो पूछताछ कर रही है, उसको अब तक लेडी डॉक्टर्स की रेप और मर्डर के मामले में क्या क्या सबूत मिले हैं, उन सबूतों में कितनी दम है, और आगे सीबीआई उस मामले में क्या क्या कार्रवाई किस किस के खिलाफ करने जा रही, इन तमाम चीजों को लेकर आज सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई एक बंद लिफाफे में अपना इस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, और सुप्रीम कोर्ट की ये सीबीआई बताएगी कि उसने 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से उसको सौंपी गई जांच में इन लोगों को गिरफ्तार किया है, इन लोगों से पूछताछ कर रही है, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, और इन लोगों के खिलाफ आगे कार्रवाई उसकी ये करने का प्लान है। साथ ही साथ उसने अब तक इस मामले में राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या क्या सबूत जुटाए हैं और अभी सबूत कितने जुटाना बाकी है, इन तमाम चीजों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई को आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। आज कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर सुनवाई होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आज का समय दिया था। सीबीआई कोर्ट को बताएगी 9 दिन में जांच का क्या रहा है स्टेटस। इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी खबर लखनऊ से अपराधियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर करने का आदेश हुआ जारी। गौतम बुद्ध नगर में बंद भाटी को अंबेडकर नगर जेल भेजा गया। रवि नागर को जिला कारागार बांदा भेजे जाने का दिया गया आदेश। जोगेंद्र को बहराइच कारागार भेजे जाने का आदेश जारी। तो कुख्यात भाटी समेत 11 अपराधियों की बदली जेल। अनिल भाटी, रवि नागर की जेल बदले जाने का निर्णय। 11 और अपराधियों की जेल बदले जाने का लिया गया निर्णय। कारागार विभाग ने प्रशासनिक आधार पर आदेश किया जारी। अपराधियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर करने का आदेश हुआ जारी। गौतम बुद्ध नगर में बंद भाटी को अंबेडकर नगर जेल भेजा। रवि नागर को जिला कारागार बांदा भेजे जाने का दिया आदेश। जोगेंद्र को बहराइच कारागार भेजे जाने का आदेश हुआ जारी। कुख्यात भाटी समेत 11 अपराधियों की बदली जेल। अनिल भाटी, रवि नागर की जेल बदले जाने का निर्णय। 11 और अपराधियों की जेल बदले जाने का लिया निर्णय। कारागार विभाग ने प्रशासनिक आधार पर आदेश किया जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो कुख्यात अपराधियों की जेल बदले जाने का आदेश जारी किया गया है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है?
देखिए, अवंतिका, शासन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी जो अनिल भाटी हैं और रवि नागर हैं, इनके साथ साथ 11 अन्य अपराधियों की जेल बदले जाने का निर्णय लिया है और कारा विभाग के प्रशासनिक आधार पर 11 अपराधियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने के आदेश जारी भी कर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर की जेल में जो गैंगस्टर बंद है अनिल भाटी और सोनू भाटी, उनको जिला कारागार अंबेडकर नगर ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं और उसी तरीके से रवि नागर और रवि काना जो कुख्यात अपराधी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसको जिला कारागार बांदा भेजे जाने के आदेश जारी किए हैं और इसी तरीके गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद जोगेंद्र उर्फ जुगला को जिला कारागार बहराइच जाने के आदेश दिए हैं। इनके साथ साथ 11 अन्य ऐसे अपराधी हैं जो जेल में रह करके भी उनकी जो गतिविधियां थी वो काफी ज्यादा संदिग्ध थी और उसमें संलिप्तता पाई गई थी और इसीलिए शायद इसके नेक्सस को खत्म करने के लिए कारागार विभाग और शासन ने इस तरीके का निर्णय लिया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब आदेश जारी हो गया है तो अब 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर ही इन सभी 11 अपराधियों को उनकी जेल से उनके नए स्थान की जो जेलें हैं उस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सभी की जो संदिग्ध और गतिविधियां हैं जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है गोपनीय आधार पर, उन सभी के नेक्सस को तोड़ने का एक काम जेल विभाग करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इन अपराधियों की कुछ संदिग्ध गतिविधियों के चलते ये आदेश जारी किया गया है, जहां पर इन 11 अपराधियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाएगा। एक अहम जानकारी हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कुख्यात आरोपियों की जेल बदले जाएंगे। और वहीं खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी आज रात कीव के लिए होंगे रवाना। पोलैंड से यूक्रेन के कीव के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पोलैंड से यूक्रेन के कीव के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी को यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। तो पोलैंड से यूक्रेन के कीव के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी को यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। भारत यूक्रेन में द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत यूक्रेन के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर देगा जोर। पीएम मोदी को यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। भारत और यूक्रेन में द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। पोलैंड से यूक्रेन के कीव के लिए पीएम मोदी होंगे रवाना। और वहीं पीएम मोदी की यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। भारत यूक्रेन में द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। वहीं रतलाम जिले के मां अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सिमलिया धाम में बुधवार को प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आए। अन्नपूर्णा शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज के 5100 पीपल पौधों को रोपण के संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए। महामंडलेश्वर के साथ पीपल का वृक्षारोपण किया। अतिथियों द्वारा सिमलिया धाम में बनने वाले गुरुकुल का शिलान्यास भी किया। पीपल, नीम, त्रिवेणी सब नगर निकाय में लग रही है और हमने सभी नगर निकाय को निर्देश दिए हैं कि वृक्षारोपण जहाँ पर भी रिक्त स्थान हो, सरकारी भूमि हो, वो वृक्षारोपण करें और उन पेड़ों को सुरक्षित करें। से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। पूरे प्रदेश में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक।
डीजीपी, एडीजी, एलओ और भर्ती बोर्ड अध्यक्ष की बैठक। प्रशांत कुमार, अमिताभ, यश, राजीव कृष्णा की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। परीक्षा की तैयारियों के बारे में सीएम ने की समीक्षा। परीक्षा केंद्र के आसपास साइबर कैफे वालों पर पुलिस की रहेगी नजर। 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने किया है आवेदन। सिपाही भर्ती में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने किया आवेदन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक के युवाओं ने किया आवेदन। सिपाही भर्ती में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने किया आवेदन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक के युवाओं ने भी किया आवेदन। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा की सुविधा भी दी जाएगी। तो कल से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा कल से शुरू। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होगी परीक्षा। पूरे प्रदेश में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक। डीजीपी, एडीजी, एलओ और भर्ती बोर्ड अध्यक्ष की बैठक। प्रशांत कुमार, अमिताभ, यश, राजीव कृष्णा की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। परीक्षा की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। परीक्षा केंद्र के आसपास साइबर कैफे वालों पर पुलिस की नजर। 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने किया है आवेदन। सिपाही भर्ती में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने किया है आवेदन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है कल से। क्या कुछ जो तैयारियां हैं फिलहाल वो देखने को मिल रही हैं? देखिए वंदिका, यूपी पुलिस के अफसरों की बात की जाए या फिर जो इस परीक्षा को कराने वाली जो केंद्र एजेंसियां हैं उनकी बात की जाए तो सभी ने अपनी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है। और सभी सेंटरों की जो निगरानी है, जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनकी सीसीटीवी के साथ साथ उनकी ड्रोन से भी निगरानी होगी। और सभी जगह पुलिस कर्मियों को एक नोडल अफसर बनाया गया है जिन जिन जिलों में परीक्षाएं होंगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर 67 ऐसे जिले बनाए गए। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। और 60,244 पदों के लिए जो भर्ती निकली थी उसमें तकरीबन 48,17,441, यानी कि आप समझ लें कि कई गुना जो ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आएंगे। और उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि 28 प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से, जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ऐसे कई प्रदेश है जहां से वो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बनने के लिए वो परीक्षा केंद्रों पर आएंगे और परीक्षा देंगे। और सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात को दावा भी किया है। और 23, 24, 25, 30 और 30, 31, यानी कि 5 दिनों में 2 पालियों में जो परीक्षा है वो होंगी। एक पाली जो है वो सुबह 10 बजे चालू होकर के दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जिसमें तकरीबन 40,000 के आसपास जो अभ्यर्थियों की संख्या है उसमें एक पाली में सब लोग आएंगे। और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। तो ये 5 ऐसे बहुत क्रूशियल दिन है जिसमें पुलिस और शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उनको बहुत ज्यादा दुरुस्त करना है। और जो भी परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय या सरकारी स्कूल में बनाए गए हैं उन सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो बड़ी जो परीक्षा है वो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दोबारा इस परीक्षा को कराया जाना है, क्योंकि पहले इस परीक्षा में धांधली हुई थी। सॉल्वर गिरोह का जो एक नेक्सस था उसे इस परीक्षा में धांधली करके इस परीक्षा को खराब किया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को रद्द किया था। अब दोबारा ये जो परीक्षा 6 महीने बाद कराई जा रही है मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद, उसमें सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी रहती है और सॉल्वर गिरोह इस बार इस पूरी
पूरी परीक्षा में सेंधमारी नहीं करेगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों की तैयारी उनकी तरफ से पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। बिल्कुल, और साथ ही शिवा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले जब सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी और उसके बाद ये दोबारा परीक्षा कराई जा रही है, तो विशेष तौर पर क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं और क्या क्या जो इंतजाम है वो परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे दोबारा से जो पेपर लीक जैसी घटना है वो ना हो सके? देखिए अवंतिका, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो कैंडिडेट बैठता है परीक्षा केंद्र में वो किस तरीके के सॉल्वर गिरोह का आदमी ना हो। क्योंकि मिलान में हमेशा देखा गया है कि जो उनकी आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ उनका जो एक प्रूफ होता है आइडेंटिटी का, उसमें कहीं ना कहीं धांधली करके उस परीक्षा केंद्रों पे सॉल्वर बैठते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली मदद से उस पूरी परीक्षा को सॉल्व करके उसे पास करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से अब परीक्षा केंद्रों पे ये नई व्यवस्था की जाएगी कि जो भी कैंडिडेट होगा उसका जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, अगर जो उसने परीक्षा में लगाया है, उसके अलावा भी उनके जो आइडेंटिटी कार्ड होंगे उसको भी सहूलियत दी जाएगी और मिलान उनका किया जाएगा। तो जो मिलान की व्यवस्था है उसके लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस अफसर भी होंगे, यानी कि डिजिटल के साथ साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन एक अभ्यर्थी का होगा जी, उसमें कहीं ना कहीं चूक जो है वो नहीं होगी इस बार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कल से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर के विशेष तौर पर कई इंतजाम जो हैं वो परीक्षा केंद्रों पर देखे जा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर आपको बताएंगे, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान ने की थी लैंडिंग। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत मनाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। साल भर पहले चंद्रयान 3 ने की थी सफल लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने की थी लैंडिंग। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत मनाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। साल भर पहले चंद्रयान 3 ने की थी सफल लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने की थी लैंडिंग। वहीं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। तो उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत।
उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार और संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। और इसी बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर आपको सुल्तानपुर से बता देते हैं। सुल्तानपुर से खबर सामने आ रही है। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग आज। ब्लॉक प्रमुख पद पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग। वोटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी तैनात। 10 बजे से मतदान, दोपहर तक आएगा परिणाम। वोटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी तैनात। 10 बजे से मतदान, दोपहर तक आएगा परिणाम। भाजपा से पार्वती सरोज, सपा से उषा सिंह प्रत्याशी। मोनू को सजा होने पर खाली हुआ ब्लॉक प्रमुख का पद। तो खबर सुल्तानपुर से, जहां पर धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग आज। ब्लॉक प्रमुख पद पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग। वोटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी तैनात। 10 बजे से मतदान, दोपहर तक आएगा परिणाम। वोटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी तैनात। इसी बीच एक और खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। सुल्तानपुर से खबर हम आपको बता देंगे, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए 8 परीक्षा केंद्र, माफ कीजिएगा, सीतापुर से खबर बता देते हैं। परीक्षा केंद्रों के पास सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे निरीक्षक। जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 34,200 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में होगी परीक्षा। तो सीतापुर से खबर, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए 8 परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों के पास सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे निरीक्षक। जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 34,200 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में होगी परीक्षा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 8 परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया है। परीक्षा केंद्रों के पास सादे कपड़ों में निरीक्षक तैनात रहेंगे।
जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 34,200 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में होगी परीक्षा। सीतापुर से खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए 8 परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों के पास सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे निरीक्षक। जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 34,200 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में होगी परीक्षा। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए 8 परीक्षा केंद्र, खबर सीतापुर से आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के पास सादे कपड़े में तैनात रहेंगे निरीक्षक। जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 34,200 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। अहम खबर सीतापुर से हम आपको बता रहे हैं। इस बीच खबर दिल्ली से सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर हम आपको बता देते हैं। आज और कल ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में ड्राइवरों की हड़ताल। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक यूनियन शामिल। संगठनों के पदाधिकारी जंतर मंतर पर मांगों को लेकर बैठेंगे। तो आज और कल ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की रहेगी हड़ताल, खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में ड्राइवरों की रहेगी हड़ताल। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक यूनियन शामिल। संगठनों के पदाधिकारी जंतर मंतर पर मांगों को लेकर बैठेंगे। आज और कल ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की रहेगी हड़ताल। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में ड्राइवरों की रहेगी हड़ताल। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक यूनियन रहेंगे शामिल। संगठनों के पदाधिकारी जंतर मंतर पर मांगों को लेकर बैठेंगे। आज और कल ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की रहेगी हड़ताल। दिल्ली और एनसीआर में रहेगी हड़ताल। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में रहेगी हड़ताल। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक यूनियन शामिल। आज और कल ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की रहेगी हड़ताल। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के कई यूनियन भी शामिल। संगठनों के पदाधिकारी जंतर मंतर पर मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। हड़ताल में दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक यूनियन शामिल। और देश के बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।